Okay, so we were discussing the characteristics of research in the last class. So anybody who can quickly recall any 2 characteristics of research? Anybody who can recall it? Anand beta, we would be discussing about RAL file installation in the next class. आपका next lecture भी मेरे साथ है RM lab का. In this class, we would concentrate on theory part. Okay, reliability, objectivity, very good. और क्या characteristics है research के? Validity, okay. Okay, so let us. अरे great. कितना objectivity, reliability, validity, accuracy, good. See, okay, मैं आपको example देती हूँ. आप मुझे बताओ whether it is a ideal research or not. Okay. So, for example, I want to test that if the customers of Samsung Mobile are satisfied with the usage of their mobiles or not. Okay, I want to see. Okay, just let me switch on the recording first. Recording in progress. Okay, so if suppose I want to test that, whether the customers are satisfied with the Samsung mobile, for example, okay, तो इसके लिए मैंने क्वेश्चनर बनाया और मैंने कॉलेज के सब स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मुझे कुछ 550 रिस्पॉन्सेज आ भी गए. तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा? मैंने सैमसंग मोबाइल की सेटिस्फेक्शन देखने के लिए क्वेश्चनर बनाया और मैंने कॉलेज में सब स्टूडेंट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओके, एंड 500 समथिंग स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चनर जो है फिल भी कर दिया. ओके, इट इज नॉट एक्यूरेट. ओके, व्हाट एल्स? एक्यूरेट नहीं है मतलब? ओके, आई एम गिविंग यू द राइट टू अनम्यूट योरसेल्फ एज वेल. Okay, it is not reliable, not replicable, not systematic. Absolutely right. See, देखो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है इस अप्रोच में कि मैंने कहा कि कौन सेटिस्फाइड है सैमसंग के मोबाइल से, उनका फीडबैक लेना है ना. लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मैंने जो 500 बच्चों से रिस्पॉन्सेज लिए वो सैमसंग मोबाइल के यूजर्स ही नहीं है. तो आइडियली आपको ध्यान है हम एक्यूरेसी की बात कर रहे थे कि आइडियली जिन लोगों को टैप करना चाहिए उन्हीं से मैं रिस्पॉन्स ले रही हूँ, है ना. सो दैट एस्पेक्ट इज नॉट बीइंग टच्ड. सेकंड, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर कोई रेप्लिकेट करना चाहे तो पर्सन वुड नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट. रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एक रिसर्च हम जब भी करते हैं उसका प्रोसेस वेल डिफाइंड होना चाहिए ताकि वो रेप्लिकेट हो सके, ताकि कोई चेक कर ले, ताकि कोई भी पर्सन ये चेक कर सके कि एक पर्टिकुलर जो रिसर्च है वो कितनी रिलायबल है. राइट, लेट अस क्विकली गो टू द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने डिस्कस किए थे. तो हम डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं. ये री प्लस सर्च, री मींस अगेन एंड आई एम सर्चिंग अगेन एंड अगेन. ओके, रिसर्च हम डिस्कस कर चुके हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. इट मींस कि कोई भी एक क्वेश्चन से स्टार्ट होगी रिसर्च, है ना. कोई भी एक क्यूरोसिटी होगी जानने की. अब वो क्यूरोसिटी हो सकती है कोई एक नई चीज जानने की हो, या वो क्यूरोसिटी हो सकती है कि कोई ऑलरेडी आप चीज क्लेम कर रहे हो और मैं उसको रीटेस्ट करना चाहती हूँ, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि जो फीमेल्स है ना वो ज्यादा सेटिस्फाइड है एप्पल के प्रोडक्ट से. आपने कर दी है रिसर्च और बहुत अच्छी करी, प्रॉपरली वेल डिफाइंड है, बट आई वांट टू सी कि आप जो कह रहे हो वो सच है या नहीं. तो वो भी एक क्वेश्चन है. So it is a inquiry or investigation. It is a systematic process wherein there is a set process जो हम follow करेंगे और eventually it would increase your knowledge base. The features were objectivity, reliability, validity, accuracy, generalizability, systematic and replicable. जल्दी से डिफरेंस बताओ रिलायबल और वैलिड के बीच में. रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का क्या डिफरेंस था? क्विकली, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी? It is a very important question from exams perspective also. Reliable is that we can trust, we can verify. Okay, and then what is validity? See, reliability मतलब बेटा ये है कि
अगर बार बारी भी वो टेस्ट किया जाएगा ना, अगर वो दोबारा से हम वैसे रिसर्च करेंगे तो सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे, ये हुआ रिलायबल होना। सिमिलर रिजल्ट आएंगे अगर बार बार ही वो स्टडी की जाए, क्योंकि मैंने कोई बायसनेस ही नहीं किया। बट वैलिडिटी इज एब्सोल्युटली राइट, वेदर आई एम फॉलोइंग द करेक्ट प्रोसीजर्स और नॉट, एक्यूरेट प्रोसीजर्स और नॉट। ओके, सो जो मैं एग्जैक्टली करना चाहती हूँ वही कर रही हूँ, तो वो वैलिडिटी है। लेकिन रिलायबल का क्या मतलब है कि रीटेस्ट, अगर बार बार ही अगेन इट इज बीइंग रिसर्च्ड, सिमिलर रिजल्ट्स आर कमिंग और नॉट, दैट इज रिलायबिलिटी। तो सिमिलर रिजल्ट्स कब आएंगे? जब हम मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ सैंपल यूज करेंगे, सिमिलर वे से रिसर्च को डिजाइन किया जाएगा। Validity is closeness of results from expected results. It is not validity, rather it is reliability vector. Okay, so when you say it is the closeness of the result, it is reliability. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जेंडर और आईक्यू लेवल पे टेस्ट किया, मुझे देखना है क्या बॉयज ज्यादा स्मार्ट है इन टर्म्स ऑफ आईक्यू। ओके, तो मैंने इसके लिए टेस्ट किया, तो मैंने कोरिलेशन निकाला और मुझे पता चला कि 0.7 कोरिलेशन आ रहा है बिटवीन द जेंडर एंड द आईक्यू लेवल। ओके, बट अब ये सेम रिसर्च साइट सपोज आपने रेप्लिकेट किया, और आइडियली अब आपका कोरिलेशन भी मोर और लेस वैसा आना चाहिए, मतलब अगर मेरा सिग्निफिकेंट आ रहा है तो आपका भी सिग्निफिकेंट आना चाहिए। So this is reliability. Is it clear, Sahil? Yes, Priyanka, that is right. The data which should be used, if that has been used, that is validity. Okay, great. जो हम ये डिस्कस कर चुके थे, then हमने definitions डिस्कस की थी रिसर्च की। It is the search for knowledge, scientific and systematic process है। Why research is an art? Can anybody explain why research is an art? ये भी हमने डिस्कस किया था ना कि रिसर्च एक आर्ट है, क्यों? Practice again and again, it depends upon the skills. Yes, absolutely right. देखो क्या होता है, रिसर्चर कितना किस तरीके से रिसर्च को डिजाइन कर रहा है ना, बहुत हद तक उस पर डिपेंड करता है कि रिसर्च एक्यूरेट होगा या नहीं। रिमेम्बर आप लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि मैम सैंपल साइज अगर ज्यादा होगा तो क्या रिजल्ट रिलायबल आएंगे? तो आपने एज ए रिसर्चर उस एस्पेक्ट से सोचा, राइट? यस, एब्सोल्युटली राइट साहिल, कि हम डिफरेंट बेस से रिसर्च कर सकते हैं। सो कौन सा वे कब यूज करना चाहिए और कब कौन सा वे एक्यूरेट है, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके, जैसे ओके एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मुझे आपसे ये जानना है कि क्या आप नेगेटिव बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं कभी अपनी पर्सनल लाइफ में, फॉर एग्जांपल, है ना? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आप अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं, आर यू इनटू द बैड कंपनी, और डू यू यूज एनी काइंड ऑफ ड्रग्स और समथिंग। तो मैं ऐसे ही कुछ एस्पेक्ट्स आपके पर्सनालिटी के जानना चाह रही हूँ, ठीक है? तो एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें आप डायरेक्टली रिस्पॉन्ड मुझे कभी भी ऑनेस्ट नहीं करोगे, है ना? इफ सपोज देयर इज समबडी हु कंज्यूम सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग्स, या फिर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत इम्पल्सिव है, उसे पता है कि वो इम्पल्सिव है या अब्यूजिव वर्ड यूज करता है, बट अगर रिसर्च में मैं पूछूंगी मैं ऐसे कि आप करते हो, यू थिंक कि कोई जवाब देगा यस, कि मैं नेगेटिव बिहेवियर दिखाता हूँ, वायलेंट बिहेवियर एग्जिबिट करता हूँ, या नेगेटिव आउटपुट है मेरा, ऐसा कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा, राइट? लेकिन मेरी रिसर्च का तो पर्पस फुलफिल नहीं होगा अगर ऐसा बायस्ड रिस्पॉन्स आए, है ना? तो मैं क्या करूंगी, हो सकता है मैं उस पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर ऑब्जर्व करूं खाली, या फिर हो सकता है उसके फ्रेंड से ये चीजें पूछूं, या फिर हो सकता है मैं डिफरेंट सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछूं और फिर उसको इंटरप्रेट करूं कि अच्छा ये पर्सन इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इट मींस इसका बिहेवियर ऐसा है। Okay, so it is an art. Why? Because depending upon your sample, depending upon the objective of your research, you are designing your own research. रिसर्च मेथोडोलॉजी खाली आपको एक ब्रॉड स्टेप्स बताती है, लेकिन वो रिसर्च पूरा डिजाइन करना रिसर्चर की डिस्क्रिप्शन है। यस, एब्सोल्युटली राइट बेटा, कि जब हम रिसर्च करते हैं, प्रियंका एब्सोल्युटली राइट, कि हम जब भी रिसर्च कर रहे हैं, सो द काइंड ऑफ वी वांट टू एक्सप्लोर, हम जिन लोगों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम क्या मेजर करना चाहते हैं, डिस्कशन किसकी होती है? रिसर्चर की। एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो इट इज एन आर्ट। फिर हमने डेफिनेशंस डिस्कस किए थे रिसर्च की। we discussed this definition also कि दो चीज मेन ऑब्जेक्टिव जो है रिसर्च के दो हैं। पहला, ऑलरेडी कुछ रिसर्च हो चुकी है उसको जनरलाइज करना है,
ये बहुत बच्चों ने पूछा भी था कि जनरलाइजेबिलिटी का मतलब क्या है, याद है किसी को? व्हाट इज जनरलाइजिंग द रिसर्च? डू यू रिमेम्बर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरलाइजिंग? Absolutely right, applicable to all, which can be generalized. जैसे हम बोलते नहीं है, जैसे कि सपोज मैं बोलूं that females tend to be more emotional than males. So I am generalizing it. मैं कुछ particular females के बारे में बात नहीं कर रही, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही, मैं generally कह रही हूँ. तो generalize हम कब कर सकते हैं? जब मैंने बहुत large number पे वो research की हो, बार बार repeat कर ली हो, test करके देखा हो. Okay? Yes, it is applicable on larger population. Absolutely right. परवेसिव वुड नॉट बी अ राइट वर्ड बेटा, क्योंकि देखो परवेसिव का वैसे लिटरल मीनिंग क्या होता है ना, कि हर एक लेवल पे. तो अब आपने अगर रिसर्च ऐसी करी है कि हर एक लेवल की इम्प्लीकेशंस है. एक एग्जांपल लेते हैं, देखो मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंपनी में फेयरनेस है तो इवेंचुअली जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं. ओके, नॉर्मली इट इज ऑब्जर्व्ड आल्सो कि अगर आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है तो आप यूजुअली सेटिस्फाइड रहोगे. अब अगर हम परवेसिव कह रहे हैं इसे, तो परवेसिव मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सब मान रहे हैं इसके लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लोग इसके लिए हैं. तो अगर मैंने रिसर्च ऐसी की है जिसमें मैंने एक्चुअली हर लेवल पे वो टेस्ट किया है, तो वो परवेसिव हुआ. ओके, अदरवाइज जनरलाइजिंग बेसिकली मीन्स कि जिस भी मैं सैंपल की बात कर रही हूँ, जिस टाइप ऑफ पीपल की मैं बात कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टेस्ट किया कि क्या लोग फेयरनेस ट्रीटमेंट मिलने के बाद सेटिस्फाइड रहते हैं, और मैंने ना ये खाली सर्विस इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज पे किया, तो मैं इसको जनरलाइज किस पे करूंगी? सर्विस इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज पे. ओके, इज इट क्लियर प्रियंका? So you should say that generalizing means that it is applicable to a larger population rather than to a certain sample. And then to correct or verify your knowledge. मुझे लगता है कि fair treatment है तो लोग satisfied होते हैं. I want to verify it. मैंने एक आर्टिकल पढ़ा हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में जो ये कहता है कि अगर फेयर ट्रीटमेंट है तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे. बट आई हैव दैट क्यूरियोसिटी ऑफ चेकिंग इट, आई वुड वेरीफाई इट. और मुझे लगता है कि नहीं ये तो गलत बात है. जो लोग एम्प्लॉयज पुराने हो जाते हैं ना, उनको फेयरनेस से कोई मतलब नहीं है, उनका कंफर्ट जोन है, वो इसलिए सेटिस्फाइड है. तो मैं उसको करेक्ट करने के लिए रिसर्च करूंगी. ओके, सो देयर कुड बी वेरियस ऑब्जेक्टिव्स फॉर व्हिच वी आर कंडक्टिंग रिसर्च. Then it is a systematic effort to gain new knowledge. It is an academic activity. Very important aspect कि research जो है academic activity है. ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप ये एज्यूम करेंगे कि ये खाली एक टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल जार्गन है विच वुड बी यूज. इट इज नॉट लाइक दिस. लोग रिसर्च अपने एकेडमिक एक्टिविटी के पार्ट की तरह भी पढ़ते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब एमफिल करते हो, पीएचडी करते हो, सो इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर करिकुलम टू कंडक्ट द रिसर्च. आप जब अपना डिसर्टेशन प्रोजेक्ट करोगे, जैसे हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, सो इट बिकम्स एन एकेडमिक एक्टिविटी ऑल्सो. सो इट इज नॉट ओनली टेक्निकल टर्म बट इट इज एन एकेडमिक एक्टिविटी ऑल्सो. Okay, now this is an important slide. देखो, definition of research which was given by Clifford Moody. अच्छा, अब research methodology की book मैं आपको पहले बता देती हूँ. Just a second. See, either you people can go for C.R. Kothari. ये it is a very easily available book. C.R. Kothari book है, छोटी सी book है. It is not very exhaustive book. आप वो यूज कर सकते हैं research methodology की. या फिर एक book आती है दीपक चावला एंड नीना सोडी की. मैं चार्ट में लिख देती हूँ. दीपक चावला, I'll share the picture also on your WhatsApp group. दीपक चावला एंड नीना सोडी की बुक आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी की. इस बुक का थोड़ा सा फायदा आपको ये है कि आप जब लैब सेशंस भी करेंगे ना प्रैक्टिकल एसपीएसएस के, इसमें एसपीएसएस भी साथ साथ समझाया हुआ है. तो फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ेंगे कि कौन सा टेस्ट यूज होना है, वो हम थ्योरी में पढ़ेंगे, बट उसको हम एसपीएसएस में भी पढ़ेंगे दैट व्हिच टेस्ट की कंडक्ट कैसे करना है. तो वो आपको इस बुक में एसपीएसएस के साथ समझाया हुआ है. So it is your call which book you want to buy, either C.R. Kothari or Deepak Chawla and Neena Sodhi. इसके अलावा RM की और भी बहुत सी बुक्स आती हैं. Though I would be sharing 2-3 e-books with you on the Google Classroom by this weekend. बाकी इसके अलावा जैसे there are few students ने लगता है कि नहीं हमें खुद पढ़ना है अपने हार्ड कॉपी लेके, so in that case you can buy this book. But Deepak Chawla and Neena Sodhi is actually a very good book. You must buy it.
ओके, सो कोठारी में ये डेफिनेशन दी हुई है बेटा रिसर्च की, जिसमें रिसर्च को बताया गया है कि ये 5 चीजें कंप्राइज करता है रिसर्च। फर्स्ट इज इट वुड डिफाइन एंड रीडिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च आइडियली। ओके, तो रिसर्च स्टार्ट कैसे होता है? जब कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, या फिर मैं कोई इंक्वायरी करना चाहती हूँ, ऐसा कोई मुझे क्यूरियोसिटी हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू इंक्वायर कि टाइटैनिक में कितने लोग थे जो डूबे, फॉर एग्जांपल। सो या फिर मुझे देखना है व्हाट वेंट रॉन्ग बिकॉज ऑफ व्हिच टाइटैनिक sank eventually. It was one of the biggest ships and why it sank. So I have a research problem, I want to seek the solution for this. या फिर ऐसा हो सकता है कि वैसे कोविड है, पेंडेमिक का टाइम है ना, तो बहुत सारी रिसर्च हो रही थी कि हम ये भी रिसर्च कर रहे थे किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, कौन सी वैक्सीनेशन काम आएगी। तो रिसर्च प्रॉब्लम हियर कुड बी दैट वी वांट टू एक्चुअली सी दैट हाउ दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड, है ना, और हाउ वैक्सीनेशंस कैन बी मेड। So first step would be that you are defining your research problem. Now second is formulating the hypothesis. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हाइपोथेसिस के, बिकॉज अभी ये टॉपिक ही है, हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एजम्पशन। जैसे देखो क्या होता है ना, कई बारी हमें ऐसा लग रहा होता है, या फिर जो मैंने पेपर्स पढ़े या जिस टॉपिक पे पढ़ा, मुझे ये पता चला कि अच्छा ये रीजन हो सकता है। अच्छा, मैं जैसे आपसे फॉर एग्जांपल पूछती हूँ, अगर मैं ये रिसर्च करना चाहती हूँ कि टाइटैनिक क्यों डूब गया, क्या क्या पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं? क्या लगता है? आई एम श्योर आप लोगों ने टाइटैनिक के बारे में सुना होगा, मूवी देखी होगी, कभी पढ़ा होगा। तो क्या लगता है आपको, क्या पोटेंशियल कॉजेस हो सकते हैं व्हिच मेड टाइटैनिक सैंक? Though it was one of the biggest, okay, one was glacier, carelessness, okay, तो different causes हम भी खुद estimate कर सकते हैं on the basis of जो मेरी knowledge है, तो हम ना एक assumption बना लेते हैं, तो that assumption is hypothesis। अब जब हम आइडियली एक अच्छा रिसर्च करते हैं, तो ध्यान है, एक मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, है ना। मैंने कहा था ना कि हम ये मान के नहीं चलेंगे कि यही है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी कॉजेस मुझे ऑलरेडी पता है वो शायद नहीं है पोटेंशियल कॉजेस, और हम ये एज्यूम करेंगे कि ये कोई भी कॉजेस जो मैंने लिटरेचर में पढ़ा है, ये statistically test करेंगे that whether this particular research, this particular problem has been caused by that particular factor or not। क्योंकि अगर मैं मान के ही चलूंगी कि ग्लेशियर की वजह से ही हुआ है सपोज, है ना, तो मेरा तो फिर रिसर्च बायस्ड हो गया, तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ तो वी वुड बी मेकिंग सम हाइपोथेसिस। कैसे बनाते हैं assumption, कैसे होगा, हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या होते हैं, हम ये लेटर स्टेज पर भी डिस्कस करेंगे यूनिट 1 में। फॉर टाइम बिंग यू शुड नो कि हमने एक प्रॉब्लम डिफाइन की, उसके बेसिस पे हमने एक हाइपोथेसिस डिफाइन कर दिया। देन अब मैंने जब अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करी और मैंने देख लिया अच्छा ये फैक्टर्स हो सकते हैं, फिर मैं डेटा कलेक्ट करूंगी, उनको ऑर्गेनाइज करूंगी, उन्हें इवेल्युएट करूंगी विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। देन आई वुड रीच टू अ कंक्लूजन। जो भी मैंने डेटा एनालिसिस किया, मैं एक कंक्लूजन डिराइव करूंगी कि ओके, इस डेटा एनालिसिस करके मुझे पता चला कि आउट ऑफ 100 60% हम कह सकते हैं कि इट वाज बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ व्हिच टाइटैनिक शिप सैंक। सो आई वुड ड्रॉ अ कंक्लूजन आउट ऑफ द डेटा व्हिच आई हैव एनालाइज्ड, एंड देन वी वुड अगेन रीटेस्ट जो भी मेरा कंक्लूजन हुआ है, ताकि is my voice breaking? Is it with everybody? You can write down in the chat. मे भी बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिच रहा होगा बेटा। ओके, सो जैसे ही मैंने कंक्लूजन एक ड्राइव कर लिया, नाउ आई वुड रीटेस्ट दैट कंक्लूजन, ताकि मैं ये श्योर रहूं कि मैंने जो भी रिजल्ट निकाला है वो रिलायबल एंड वैलिडेटेड। इज इट क्लियर? ऑल दीज 5 स्टेप्स, इज इट क्लियर? ओके, सो इसमें एक टॉपिक ये है पढ़ने वाला, सी डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, जो हम बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज एन अटेम्प्ट टू परस्यू ट्रुथ थ्रू द मेथड ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन एंड एक्सपेरिमेंट। रिसर्च किस किस तरीके से कर सकते हैं? देखो बहुत अलग अलग वेज हो सकते हैं। रिसर्च हो सकता है, जैसे आपको याद है मैं तिहाड़ के क्रिमिनल्स का एग्जांपल आपको दे दी थी कि अगर मुझे ये देखना है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सनालिटी के लोग ही मर्डर करते हैं क्या, तो अगर मुझे ये देखना, तो मैं क्रिमिनल्स जाके क्वेश्चन नहीं भरवा सकती ना।
आई वुड नॉट गो एंड आस्क हिम कि भैया आप लीजिए क्वेश्चनर भर दीजिए, तो आई कैन नॉट कंडक्ट अ सर्वे देयर, बट मैं उनका बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकती हूँ उनकी पर्सनालिटी देखने के लिए। हो सकता है कि मैं उनकी पर्सनालिटी के कुछ एस्पेक्ट्स को कंपेयर करूं, जैसे कि मैंने उनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया या कोई हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक सिचुएशन, कोई मूवी दिखाई या कोई सिचुएशन में उनको डाल दिया और देखा वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और मैंने फिर कंपेयर किया वो बिहेवियर ऑफ डिफरेंट प्रिजनर्स जिन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइम्स किए हुए थे। तो रिसर्च बहुत तरीके से हो सकती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा सोशल साइंसेज या बिहेवियर या साइकोलॉजी की रिसर्च की बात करते हैं, हम साइंस की रिसर्च की बात करते हैं, फिजिक्स में रिसर्च होती है, क्वांटम फिजिक्स में रिसर्च होती है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। Okay, so there could be different ways of conducting the research depending upon what is your objective. तो ये किस पर डिपेंड करेगा, आप किस तरीके से रिसर्च को डिजाइन कर रहे हो, तभी कहते हैं that research is an art. Then the last slide of this particular topic is that again we have discussed that this is the sequential method of inquiry. Why sequential method? जो आपको ये सीक्वेंस बताई है ना यहाँ पे, कि प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और रिकंक्लूड करेंगे, ये स्टेप्स है रिसर्च के। सो इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, नो मैटर व्हाट, मैं किस तरीके से रिसर्च डिजाइन कर रही हूँ, मैं क्या मेथड फॉलो कर रही हूँ, मेरा क्या सैंपल है, बाय एंड लार्ज रिसर्च इसी तरीके से होगी। Okay, so it is a systematic process, it is a sequential process of inquiry. Okay, चलो अब ये लास्ट पॉइंट आप बताओ, आई थिंक हमने बहुत बार रिपीट कर लिया। The research or this inquiry might lead to validating the existing postulates or arriving at new theories and models. क्या मतलब लग रहा है आपको इसका? I am talking about the second feature, beta. Validating, right, absolutely right, कि जो existing रिसर्च कह रही है, जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज है, उनको मैं वैलिडेट कर रही हूँ, उनको मैं रीचेक कर रही हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक एडम्स इक्विटी थ्योरी है, ऑलरेडी एक थ्योरी है, एडम्स इक्विटी थ्योरी ये कहती है कि अगर फेयरनेस है मेरे इनपुट और आउटपुट में, तो यूजुअली इंसान सेटिस्फाइड रहता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, आप में से किसी के सिबलिंग्स हैं? सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर, यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हैं किसी के? आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू माइट बी हैविंग। ओके, कभी घर में ऐसा होता है कंपैरिजन, या आपको कभी खुद लगता हो फॉर एग्जांपल अपने किसी फ्रेंड या सिबलिंग को लेके, अरे मैं तो इतना पढ़ता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, बट मेरा रिजल्ट वैसा नहीं आया, या फिर मैंने तो इतनी मेहनत की थी एंट्रेंस के लिए, स्टिल आई हैव बीन नॉट बीन एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। ऐसा होता है कभी दैट यू कंपेयर कि मेरे फ्रेंड ने तो कोई मेहनत नहीं की थी, मोमेंट पे पढ़ाई की एंड ही हैज स्कोर्ड सो मच ऑफ गुड मार्क्स। Has it ever happened with you? Yes, बहुत सारे yes आ गए, बहुत बार yes होता है ना ऐसा। तो हम क्या करते हैं ना, हम कंपेयर कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैंने ये कंपेयर किया कि मेरा इनपुट था मैं रोज 8 घंटे पढ़ रही थी, और आउटपुट ये निकला कि मेरे तो एंट्रेंस टेस्ट में बहुत कम रैंक आई है, मेरी 20,000 रैंक आ गई। और मेरी एक फ्रेंड जो रोज 2 घंटे पढ़ती थी, उसका इनपुट था खाली तो रोज 2 घंटे की पढ़ाई, बट उसका देखो आउटपुट ये हुआ, उसकी तो 800,000 ऐसे कुछ रैंक आई है। We tend to compare, it is human nature that we do compare. तो एडम्स इक्विटी थ्योरी ये कहती है कि जब हम ये कंपैरिजन करते हैं ना, तो अगर तो ये कंपैरिजन हमें फेयर लगता है, अगर मुझे लग रहा है कि इनपुट आउटपुट जितनी मेहनत की उतना ही आउटपुट मिल गया, तो हम बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। मैंने जितनी मेहनत की थी उस हिसाब से बहुत अच्छी रैंक आ गई भाई मेरी, मैं बहुत खुश रहूंगी। लेकिन अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो मैं डिससेटिस्फाइड रहूंगी। ठीक है, ये वो थ्योरी कहती है। अब सपोज आप में से किसी बच्चे को लग रहा है कि मैम नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, मैं नहीं ऐसे रिग्रेट करती, जो हो गया ठीक है, मैंने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, बट मेरा सेटिस्फेक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इट मीन्स आप उस थ्योरी से एग्री नहीं कर रहे हो, राइट? तो आप क्या करोगे, आप उस थ्योरी को रीटेस्ट करके देखना चाहोगे कि भाई ऐसा एक्चुअली हो रहा है क्या, या फिर हो सकता है इस ऑथर कोई बायसनेस रहा हो। तो आप दोबारा से टेस्ट कर रहे हो वो थ्योरी। कैसे टेस्ट करोगे, आप दोबारा से लोगों से सर्वे करवाओगे, आप सिमिलर क्वेश्चंस पूछोगे जो उन्होंने पूछे हैं, और ये देखोगे क्या एक्चुअली ऐसा है कि लोग अपने इनपुट और आउटपुट के बेसिस पर सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं या नहीं। तो आपने क्या किया, आपने वैलिडेट किया एग्जिस्टिंग थ्योरीज को, एग्जिस्टिंग पोस्टुलेट्स मतलब assumptions को। तो जो एग्जिस्टिंग assumptions हैं
आपने उसको वैलिडेट किया, चेक किया आपने अपने end पे, तो ये तो आप न्यू थ्योरी प्रपोज कर दोगे, आप कहोगे यस जो वो ऑथर कह रहा था वो ठीक बात है, कि ये ना सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद इंसान इस चीज के लिए बॉदर नहीं करता कि मेरा इनपुट और आउटपुट कैसा है, होता है ना ऐसा। तो आपने थ्योरी आपने वो वैलिडेट की और आपको आपने ये कंक्लूजन निकाला कि यस दैट इज ट्रू, बट इसमें ये मॉडिफिकेशन अब हो चुकी है, या फिर आप ये कह सकते हो कि नहीं ये जो आप ऑथर कह रहा है ये ठीक नहीं है। So is it clear that what we are doing here? We are to validate existing model or theory जो already किसी author ने propose किया हुआ है. Okay. Okay. So that is the first part of unit 1. Now let us start with what are the various objectives of research. अच्छा, let us make a wild guess. Research क्यों करते हैं? क्या क्या objectives हो सकते हैं? क्यों कोई अगर सब कोई क्यों रिसर्च करना चाहेगा, क्या रीजंस हो सकते हैं? अभी तक आई थिंक हम लास्ट 2-3 क्लास से बहुत से ऑब्जेक्टिव्स, यस टू गेन नॉलेज, वन ऑब्जेक्टिव वुड बी दिस, यस नॉलेज बेस इंक्रीज करना है, ओके और किस लिए कर सकते हैं? यस टू conclude, verify what other people's, I'm sorry, what other people have said, okay, to check the results. अब रिसर्च जैसे हम कहते हैं ना, रिसर्च एक आर्ट है, एब्सोल्युटली टू इंप्रूव द वैल्यू ऑफ द टॉपिक, डिसीजन मेकिंग के लिए कर सकते हैं, यस। जब हम कहते हैं ना कि रिसर्च एक आर्ट है, रिसर्च एक आर्ट इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास इतनी लिबर्टी होती है ना रिसर्च करते हुए कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो मैं टेस्ट करना चाहती हूँ वैसे रिसर्च को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च करने का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च होती है, ठीक। तो हम देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कुड बी टू अचीव न्यू इंसाइट्स और न्यू फैक्ट्स, कुछ ऐसा जो पहले किया ही नहीं गया, मैं वो देखना चाहती हूँ। ओके, तो सपोज कोई एक पर्टिकुलर ड्रग को अगर यूज कर रही हूँ मैं on humans for example, what is the reaction which their body is giving? जैसे आपको ध्यान है मुझे हॉटस्टार की सीरीज ह्यूमंस डिस्कस कर रहे थे, तो जब पहली बारी ये स्टडी हो रही है, किसी ने इससे पहले आज तक वो ड्रग टेस्ट ही नहीं किया, हम उस दिन ह्यूमन ट्रायल्स की बात कर रहे थे ना, तो फॉर एग्जांपल व्हेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट ड्रग इज बीइंग ट्राइड ऑन ह्यूमंस, so I am trying something new, I am trying to find out something new, so this is exploratory research study, जब मैं कुछ नया एक्सप्लोर कर रही हूँ जब पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ओके, या फिर सपोज मैं एक नए टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं लोगों की प्रेफरेंस, कस्टमर की टेस्टिंग कर रही हूँ, मैं टेस्ट मार्केटिंग कर रही हूँ, मैं कस्टमर की प्रेफरेंस देख रही हूँ कि उनको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, पहले किसी ने ऐसी रिसर्च नहीं की। क्लियर व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? जैसे पेंडेमिक के टाइम पे जब कोवैक्सीन या कोविशील्ड या कोई भी फॉर दैट मैटर वैक्सीन जब बनी, तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च थी। क्यों एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? क्योंकि इससे पहले ये रिसर्चेस नहीं हुई थी। ओके, सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू, that becomes exploratory research. You are exploring something new which has not been initially done. Yes, usually nascent या initial stage पे जो researches होती हैं वो exploratory होती है। Yes. Now second is to determine the cause and effect of a particular thing. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हम लास्ट क्लास में एग्जाम्पल ले रहे थे कि जो बच्चे बहुत ज्यादा ऑनलाइन या सपोज गेम्स, जैसे कि सपोज जो बच्चे बहुत ज्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, मुझे लगता है कि इवेंचुअली ना फोकस उनका इंप्रूव हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं आई वांट टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या है? एक्सेस ऑफ गेम्स ऑनलाइन खेलना, उसका इफेक्ट क्या है कि वो फोकस इंप्रूव हो रहा है या डिल्यूट हो रहा है। तो कई बार हम चीजों का कॉज एंड इफेक्ट देखना चाहते हैं। जैसे पेंडेमिक का एग्जांपल लेते हैं, हमें इनिशियली आपको ध्यान होगा ये कहा गया था कि अपने वेंटिलेशन प्रॉपर रखिए घर में क्योंकि शायद हवा से फैलता है वायरस। यस, बट इवेंचुअली कहा गया कि 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करिए। फिर पता चला कि नहीं, इफ इट इज बाय एयर तो 6 फीट शायद वुड नॉट होल्ड ट्रू, बिकॉज अगर वो फैल रहा है तो वो फैल ही रहा है। तो एट एवरी स्टेज हम कॉज एंड इफेक्ट चेक कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन ट्रायल्स की अगर बात करें, तो मैंने अगर आपको ये दवाई दी, इसका क्या इफेक्ट हुआ, लेकिन अगर दवाई ए की बजाय दवाई बी दे दी मैंने आपको, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ।
तो कॉज एंड इफेक्ट, हम जब ये स्टडीज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक स्टडी। मैं डायग्नोस कर रही हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज किस रीजन से हुई। जब ये टेस्ट किया गया होगा कि कोविड आया कहाँ से, what was the cause of that particular effect. So this is diagnostic study. Can you give an example of diagnostic study? Can you think of any example of diagnostic study? Any example of diagnostic study can you think of? जहाँ पे हम cause and effect देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला जेंडर एंड यस एक्सपेरिमेंट्स कुड बी वन, या फिर सपोज मैं अगर कह रही हूँ, जिसमें भी हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं बेटा, सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि आईक्यू डिपेंड करता है जेंडर पे, हो सकता है एक सर्टेन जेंडर का ही आईक्यू ज्यादा है। यस, जो हमने तिहाड़ जेल का एग्जांपल लिया था, अगेन दैट इज कॉज एंड इफेक्ट, कि आई एम सेइंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज कॉजिंग certain kind of crimes. Absolutely right. So ये diagnostic studies है। ओके, हम कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। एबोला स्टडीज इन कंडक्टेड इन अफ्रीका, yes, excessive of workout sometimes lead to high BP and cardiac arrest, yes। तो जब हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे रिलेशनशिप्स की बात करें, दिस इज डायग्नोस्टिक स्टडीज। नाउ व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी? अब डिस्क्रिप्टिव कहाँ से आया है? डिस्क्राइब से, कि जब मैं कोई भी एक सिचुएशन, कोई भी एक ग्रुप की प्रेफरेंस या फिर उनका आउटलुक, उनकी कैरेक्टरिस्टिक समझा रही हूँ, वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि सैमसंग कस्टमर्स आर वेरी सैमसंग मोबाइल यूजर्स आर वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। मिक्स एक पर्टिकुलर ग्रुप को के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ कि इस एज के, इस जेंडर के, इस सिटी के लोग बहुत सेटिस्फाइड है, सैमसंग के ये मोबाइल के कस्टमर्स वेरी सेटिस्फाइड है। तो मैं कह रही हूँ आई एम डिस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर ग्रुप और पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ, मैंने ये स्टडी किया सेटिस्फेक्शन लेवल, सपोज परसेप्शन टुवर्ड्स डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। So there was one situation I wanted to describe that what people are feeling towards demonetization in India. Okay, so this descriptive study. जैसे एग्जांपल हुआ स्टडी ऑन ईटिंग हैबिट्स ऑफ अमेरिकन एंड इंडियंस। अगर मैं एक कंपैरिजन कर रही हूँ तो मैं दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रही हूँ, व्हाट आई एम स्टडीइंग द फीचर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स। या फिर स्टडी ऑन चॉइस ऑफ टूरिंग डेस्टिनेशन अमंग फीमेल्स एंड मेल्स। हो सकता है मेल्स जो है ट्रैकिंग जहाँ ज्यादा ऐसी डेस्टिनेशन प्रेफर कर रहे हो, हो सकता है फीमेल्स ज्यादा ट्रैकिंग की डेस्टिनेशंस प्रेफर करती हो, या फिर हो सकता है फीमेल्स गिव प्रेफरेंस टू जहाँ पे बीचेस हो। There could be different basis of understanding the preference for a particular destination। तो मैं particular group की characteristic की बात कर रही हूँ। Okay, so this is descriptive study. Is everybody clear with descriptive study? Descriptive study includes merits only means? Merits means बेटा what? आप merit से क्या पूछना चाह रहे हो? एडवांटेज? नो नो बच्चे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो 25 ईयर्स तक की एज होती है, इसमें लोग ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। सो अब इट इज अ नेगेटिव हो, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे हैं। इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव। क्लियर है? यस, तिहाड़ जेल वाला एग्जांपल हो सकता है, देखो, लेकिन अगेन इट वुड डिपेंड कि हम किस ऑब्जेक्टिव से स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं स्टडी सिर्फ ये कर रही हूँ कि ये क्राइम किन किन तरीके के लोगों ने किया है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैंने ये देखा कि मेल्स ने किस तरीके का क्राइम किया हुआ है, सो आई एम ओनली स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर जेंडर। या फिर अगर मैं देख रही हूँ कि रीजन क्या है, जब मैं रीजन देख रही हूँ, जब मैं कॉज और इफेक्ट देख रही हूँ, तो वो कॉजल स्टडी है। अगर मैं ये देख रही हूँ कि आउट ऑफ 160 लोगों ने मर्डर क्यों किए हुए हैं, इज इट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनालिटी टाइप, सो वो कॉज एंड इफेक्ट हो गया ना, तो वो कॉजल रिसर्च हो गया। क्लियर लक्ष्य? ओके, ग्रेट। Now, fourth type of research objective is to test a hypothesis। जैसे आपको मैंने अभी बोला कि हम एक assumption मान लेते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि 3 बारी वैक्सीनेशन मिलने के बाद बिल्कुल इम्यूनिटी जो है सबसे स्ट्रांग हो जाएगी बूस्टर डोज लगने के बाद। ये assumption है हमारी। अब इसको हम टेस्ट करेंगे, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करेंगे, सैंपल पे टेस्ट करेंगे, और उसके बेसिस पे हम कंक्लूड करेंगे कि ये जो हमने एज्यूम किया वो सही था या नहीं था। assumption होती है hypothesis। तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज there is one query here in the chat, children from age 5 to 12,
इंक्रीजिंग दी, अच्छा, तो अगर आप ये कह रहे हो कि कॉम्प्लेन एक्चुअली इंक्रीजेस द हाइट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स, तो अब ये अच्छा ये बताओ, ये कॉज और इफेक्ट रिसर्च स्टडी हुई या डिस्क्रिप्टिव स्टडी हुई? इफ अगर हम प्रियंका का एग्जांपल देते हैं कि हम ये क्लेम कर रहे हैं कि कॉम्प्लेन जो है एक्चुअली हाइट इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स बच्चों की फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स, इज इट डिस्क्रिप्टिव और इट इज कॉज एंड इफेक्ट? Why descriptive and why not cause and effect? देखो मैं दोबारा समझाती हूँ बच्चे, जब हम एक ग्रुप एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं खाली, तो वो डिस्क्रिप्टिव है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि 5 से 12 साल के बच्चों की हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है, ये डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन जब मैं कह रही हूँ इन बच्चों की हाइट इस रीजन से बढ़ रही है, ये कॉज है, इसका कॉम्प्लेन पीना कॉज है जिसकी वजह से हाइट बढ़ रही है, फिर वो कॉज एंड इफेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? तो जब मैं कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देख रही हूँ तो वो कॉजल रिसर्च है। लेकिन जब मैं खाली एक ग्रुप के फीचर्स की बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि 5 to 12 ईयर्स के बच्चों की एज हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। लेकिन जब मैं कह रही हूँ कि कॉम्प्लेन पीने से हाइट जल्दी बढ़ रही है, तो मैं क्या देख रही हूँ ना कि कॉज ये है कॉम्प्लेन पीना, इफेक्ट क्या है हाइट जल्दी बढ़ना, तो ये हो गई कॉजल स्टडी। ओके, तो अब दोबारा से एग्जाम्पल देखते हैं। तो आई थिंक किसने लिखा था, Priyanka had written it. Complain actually increases the height of children. Again, I am writing down in the chat. And now tell me, is it descriptive or causal? Complain actually increases the height of children from age of 5 to 12 years. Is it descriptive or causal research? Okay, descriptive का मतलब क्या समझ में आया? Anybody who would like to explain what is the meaning of descriptive research? Anybody who would like to speak can write down in the chat. I would unmute you. Anybody who would like to speak? Okay, I'm giving you the right to unmute yourself. Just give me a second. Because it is important. Okay. Ma'am. Okay, I'm sorry. Okay, so I was asking ki anybody who would like to speak, what is causal research? Would anybody like to speak? Descriptive, I think it is clear to most of you. Anybody who would like to explain what is causal research? मैं दोबारा से वो स्लाइड ओपन करती हूँ। causal research, दी डायग्नोस्टिक या फिर causal research क्या होती है? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। Yes, good morning बेटा। मैम आई एम श्रीश। और मैम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के अंदर हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप या इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं, जैसे कि एग्जांपल कि 12 इयर्स के जो वो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हाइट जल्दी बढ़ती है, कि ये उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है। Yes.
और जो आप कहते हैं डायग्नोस्टिक स्टडी की बात कर रहे हो, उसके अंदर हमें एक मेंशन करा गया कि कॉम्प्लान पीने या फिर किसी टाइप का पर्टिकुलर एक सप्लीमेंट लेने से हमारी हाइट या फिर हेल्थ को एक ग्रोथ मिलती है, बूस्ट मिल रहा है हाइट में। एब्सोल्युटली यस। तो ये कौन सी स्टडी हुई फिर जो हमने एग्जांपल लिया था कॉम्प्लान? मैम ये डायग्नोस्टिक स्टडी हो गई। एब्सोल्युटली राइट। एनीबॉडी एल्स हु वुड लाइक टू स्पीक और कोई क्वेरी डाउट और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? एनीबॉडी एल्स हु वुड लाइक टू स्पीक कि ये डिस्क्रिप्टिव है या कॉजल रिसर्च है? सी देखो ये वेरी अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन कि कॉजल रिसर्च तब है जब मैं कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं जब कह रही हूँ, हाँ मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ तुषार। फॉर एग्जाम्पल जब मैं ये कह रही हूँ कि 5 to 12 ईयर्स की जो एज है बच्चों की, उसमें हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं 5 to ईयर्स की जो एज है उस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रही हूँ, फीचर्स को देख रही हूँ, है ना? मैंने क्या किया होगा, शायद 5 to 12, देन 13 to maybe 18, ऐसे मैंने 5-6 अलग अलग ग्रुप्स को स्टडी किया और देखा कि इनकी हाइट बहुत फ्रीक्वेंटली बढ़ रही है। मैंने ये रियलाइज किया कि ओके 5 to 12 ईयर्स की जो एज है ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है जब बच्चों की हाइट मैक्सिमम बढ़ती है। तो मैं इसमें मैं ये कारण नहीं बता रही कि क्यों बढ़ रही है, बट मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ कि यस इस पर्टिकुलर ग्रुप की हाइट बहुत फ्रीक्वेंटली बढ़ती है। तो हो सकता है मेरा ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट ये हो जाए कि क्यों ऐसा क्यों है कि 5 to 12 ईयर्स की एज में ही बढ़ रही है हाइट। इसका हमारी फिजिकल डेवलपमेंट रीजन हो सकता है, या हो सकता है पर्टिकुलर ग्रुप को हमने कोई एक स्पेशल सप्लीमेंट दिया, या जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे कॉम्प्लान पढ़ा उनको पिलाया गया। जब मैं कॉज देख रही हूँ कि ये फीचर क्यों है, तो वो डायग्नोस्टिक स्टडी है, तब वो कॉज एंड इफेक्ट स्टडी है। ओके लेकिन जब मैं खाली फीचर बता रही हूँ, ओके मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि हाइट 5 to 12 ईयर्स के बच्चों की बहुत जल्दी बढ़ जाती है, तो वो डिस्क्रिप्टिव है, मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ खाली। Is everybody clear now with the example of Complan? So if I am saying that kids who are drinking Complan, उनकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है जो एज 5 to 12 में है, तो वो कॉजल स्टडी है। मैं कॉज बता रही हूँ आपको कि Complan पी रहे हैं तो हाइट बढ़ रही है। ओके तो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ डायग्नोस्टिक और कॉजल स्टडी। यस एब्सोल्युटली राइट विमल, कि अगर हमें वाई का आंसर मिल रहा है एब्सोल्युटली राइट, तो वो कॉजल स्टडी है, ठीक है? लेकिन हम जब फीचर्स की बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, इन दैट केस इट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? अगर मैं ये देख रही हूँ आर स्टूडेंट्स ऑफ DSPS आर सेटिस्फाइड विद देयर कॉलेज और नॉट, इज इट डिस्क्रिप्टिव स्टडी और डायग्नोस्टिक स्टडी? मैं ये देखना चाहती हूँ कि आर स्टूडेंट्स ऑफ DSPS आर हैप्पी विद द कॉलेज और नॉट, इज इट डिस्क्रिप्टिव स्टडी और डायग्नोस्टिक स्टडी? डायग्नोस्टिक। डिस्क्रिप्टिव, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है? और अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी और आर हैप्पी, रीजंस फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स DSPSR, तो वो क्या हो जाएगा? कॉज एंड इफेक्ट। वेरी गुड, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। चलो ग्रेट, ठीक है? तो 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च हमने पढ़ी। पहली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें हम कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वैसे ना मैनेजमेंट में बहुत रेयर होता है, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो पहली बारी होती है वो रिसर्च तो यूजुअली साइंस में, मेडिकल साइंसेज में, फिजिक्स में, उनमें ये रिसर्च ज्यादा होती है। देन डायग्नोस्टिक स्टडी मैनेजमेंट में बहुत होती है, ठीक है, जहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, या फिर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को जब डिफाइन करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी। ओके वन मोर एग्जांपल, मैंने आपको ध्यान है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में लास्ट टाइम आपसे डिस्कस कर रही थी कि हम 2 ग्रुप छोटे छोटे बच्चों के बनाए। एक ग्रुप को हमने एक बहुत वायलेंट सी मूवी दिखाई और वहां पे हमने एक डॉल प्लेस कर दी, और दूसरे ग्रुप को हमने नॉर्मल सी कार्टून मूवी दिखाई और वहां पे भी बहुत सारे टॉयज रखे थे। तो जिस ग्रुप को हमने वो वायलेंट सी मूवी दिखाई, दो स्मॉल टॉडलर्स वेंट टू दैट डॉल एंड दे स्टार्टेड पंचिंग दैट डॉल, है ना? याद है ये एक्सपेरिमेंट मैंने डिस्कस किया था। तो ये क्या, कौन सी स्टडी है? ये एक्सप्लोरेटरी लग रही है, डिस्क्रिप्टिव है, कॉज एंड इफेक्ट है? कॉज एंड इफेक्ट। आई एम एक्चुअली स्टडिंग कि क्या लोगों बच्चों का वायलेंट बिहेवियर किसी मूवी या किसी पिक्चर दिखाने से भी हो सकता है। यस इट इज कॉज एंड इफेक्ट। ओके चलो, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ टू मोस्ट ऑफ यू।
Okay, now again it is a important topic कि what is the importance of research objective. I think ये हम next class में चलो लेंगे because it is already 11. Okay, अब आपका next lecture 11:20 पे है, right? So I think we'll stop the class here, and if you people have any query regarding the installation of the software, we would meet again at 11:15. 15 minutes का break लेते हैं, okay? And then eventually we would be discussing about how to install. Yes बेटा, मैं ना क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी आज ही पीपीटीज जितनी हमने अभी तक कर ली है, so that you can go through it. तो 11:15 पे again we would join. जिनको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, we'll try to solve it as quickly as possible so that we can discuss something about the topic also in the lab session also. Okay, चलो, I am closing the class.